के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड अ के चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के खंड अ के 1, 2, 3 और 4 चैप्टर के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा कर दिया है। उम्मीद है आप में से अधिकांश छात्र देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, जरूर देख लेंगे। तो आज हम लोग राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती और उसका पुनः स्थापना। कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती और उसका पुनः स्थापना राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 5 का नाम है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस विरोधवाद क्या है अथवा कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी वह रणनीति बनाने लगा कि अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने जो रणनीति तैयार किया, रणनीति बनाया, उसे ही कांग्रेस विरोधवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है या कांग्रेस सिंडिकेट के से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस में जो वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं का गुट था, समूह था, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ या बुजुर्ग नेताओं का एक समूह था। बुजुर्ग नेताओं के उसी समूह को कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, युवा तुर्क किसे कहते हैं? युवा तुर्क क्या है या युवा तुर्क किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर नौजवान नेताओं का समूह या युवा नेताओं का समूह। कांग्रेस पार्टी के अंदर युवा, यंग या नौजवान नेताओं का जो समूह था, नौजवान नेताओं के समूह को हम युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना से आप क्या समझते हैं अथवा कांग्रेस व्यवस्था की बहाली से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना अथवा कांग्रेस व्यवस्था की बहाली से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 1967 ईस्वी में चौथा आम चुनाव हुआ। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को धक्का लगा। मतलब जितना सीट उसे मिलना चाहिए उतना सीट नहीं मिला। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी, लेकिन राज्य स्तर पर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन जब 1971 ईस्वी में आम चुनाव हुआ तो
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। मतलब जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी या नहीं बन सकी थी, वहां पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो इसे ही कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना या कांग्रेस व्यवस्था की बहाली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बीमारू राज्य किसे कहते हैं? बीमारू राज्य किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं। बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य में जीवन की आधारभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार का अभाव होता है, का कमी होता है। मतलब जिन राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार का अभाव होता है, कमी होता है, उन राज्य को हम बीमारू राज्य कहते हैं। और बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल क्या है? राजनीतिक दल बदल क्या है और इसके क्या परिणाम हुए? आपका उत्तर होगा कि जब कोई सांसद अथवा विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, दूसरे पार्टी में मिल जाता है या नया पार्टी बना लेता है, तो इसे ही राजनीतिक दल बदल के नाम से जानते हैं। राजनीतिक दल बदल का परिणाम यह होता है कि सरकार गिर जाती है और देश राजनीतिक संकट में आ जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा कांग्रेस के प्रभुत्व का मतलब कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस का बोलबाला। पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और आम चुनाव 5 वर्षों पर होता है। पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक देश के केंद्रीय राजनीति में और राज्य के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। मतलब केंद्र स्तर पर भी कांग्रेस की ही सरकार बनती थी और सभी राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। तो इसी स्थिति को हम कांग्रेस व्यवस्था के प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद क्या है? गैर कांग्रेसवाद क्या है अथवा गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव तक देश के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा, लेकिन चौथे आम चुनाव में स्थिति में परिवर्तन आया, स्थिति में बदलाव आया। इसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस के विरोधी जो दल थे, जो पार्टी थी, उसने अनुभव किया कि हम सब सत्ता में इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारा वोट खंड खंड में क्या होता है, बट जाता है। यदि हम सब एक हो जाएं, हमारा वोट एकत्रित हो जाए, तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यही बात सोचकर कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियों ने मिलकर एक विशाल संधि किया, एक ग्रांड अलायंस किया। और इस विशाल संधि का उद्देश्य था इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से क्या करना, बाहर कर देना। इसी स्थिति को महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा। मतलब गैर कांग्रेसवाद एक लाइन में इसका अर्थ होगा कांग्रेस का न होना या कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देना। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ की राजनीति से आप क्या समझते हैं? गरीबी हटाओ की राजनीति पर टिप्पणी लिखे
या गरीबी हटाओ की राजनीति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा गरीबी हटाओ की राजनीति 1971 के 5वें आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उत्पन्न किया गया था। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चौथे आम चुनाव में वरिष्ठता को नकार दिया और वरिष्ठता को नकारते हुए स्वयं प्रधानमंत्री की सत्ता को हथिया लिया और प्रधानमंत्री बनने के बाद 1969 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था, कांग्रेस सिंडिकेट को उन्होंने क्या कर दिया? भंग कर दिया। इससे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक विशाल संधि किया और 1971 के 5वें आम चुनाव में नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों के द्वारा दिए गए नारा इंदिरा हटाओ देश बचाओ के विरोध में एक सकारात्मक नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। और गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देकर इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भी अपनी सरकार बना ली और सभी राज्यों में उनकी ही सरकार बनी। अगला प्रश्न है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के क्या कारण है? प्रश्न को गौर से समझेंगे। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई, क्यों? इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का क्या कारण था? आप लिखेंगे 1970 ईस्वी के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कई कारण थे। नंबर 1, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पृथ्वी पर मतलब जमींदारों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उसके बाद कल्याणकारी सामाजिक और आर्थिक नीति की घोषणा किया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्योंकि पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो देश की सभी महिलाएं इंदिरा गांधी के पक्ष में हो गई थी। इसके अलावा विश्वत्री कार्यक्रम दिया था और बीबी गिरी जैसे मजदूरों के नेता को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति बना दिया। इन सारे कारणों से इंदिरा गांधी 1970 के दशक में बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। अगला प्रश्न है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अभूतपूर्व सफलता के क्या कारण थे? मतलब प्रश्न को यदि लंबा कहा जाए तो प्रश्न यह कहना चाहता है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विरोध में खड़ा हो गई थी, इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा हो गई थी, बड़ी बड़ी संधियां कर लिया था, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई और सभी पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई। क्यों? तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो अभूतपूर्व सफलता हासिल किया, विजय प्राप्त किया, इसके पीछे कारण थे। पहला कारण कि इंदिरा गांधी के विरोध में जो नेता खड़ा हुए थे वे जनता का समर्थन, जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सके। दूसरी बात, इंदिरा गांधी के विरोधियों ने नेगेटिव नारा दिया था, नकारात्मक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। वहीं इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया, इंदिरा गांधी के विरोधियों ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, जो एक नकारात्मक नारा था, जबकि इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया गरीबी हटाओ देश बचाओ। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सफलता या इंदिरा गांधी की सफलता के पीछे कारण था कांग्रेस संगठित थी, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर उस समय में जितनी पार्टियां थी छोटी छोटी टोलियों में बटी हुई थी। अगला प्रश्न है 1967 के चौथे आम चुनाव में
कांग्रेस के स्थिति में गिरावट के पीछे क्या कारण था? 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में गिरावट के पीछे क्या कारण थे? या इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के स्थिति में गिरावट आ गई, क्यों? आप लिखेंगे 1967 के आम चुनाव में या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पुरानी छवि का अंत हो चुका था। दूसरा कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई भी नेता नहीं था चमत्कारी व्यक्तित्व का जो सबको एक सूत्र में बांध सके। इसके अलावा सभी राज्य में अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों की महत्ता भूमिका बढ़ती जा रही थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, आयाराम और गयाराम की राजनीति से आप क्या समझते हैं? आयाराम और गयाराम की राजनीति क्या है, अथवा आयाराम और गयाराम की राजनीति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई चमत्कारी नेता नहीं रहा जो संपूर्ण देश पर अपना प्रभाव जमा सके, अपने प्रभाव को स्थापित कर सके। यही कारण है कि 1967 के आम चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी वहां पर कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मिलीजुली सरकार बनी थी। और मिलीजुली सरकार बनी, इसका नुकसान यह हुआ कि कुछ सत्ता लोलुप नेता थे, राजनीति के गलियारे में घूमने वाले कुछ नेता थे जो सत्ता के लाभ में आकर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इस सरकार की स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। सरकार आज बनती कल गिर जाती, पुनः परसों सरकार बनती, अगले दिन सरकार क्या होती? गिर जाती। तो सरकार की स्थिति कमजोर होना, सरकार पर हमेशा संकट का, राजनीतिक संकट का बादल मंडराते रहना आयाराम और गयाराम की राजनीति कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग पुनः कल अगले विषय को लेकर आएंगे और आप सबसे एक विशेष आग्रह है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। उसके अलावा बिना काम के, बिना किसी वजह के, जब तक ज्यादा जरूरी काम ना हो घर से ना निकले, क्योंकि स्थिति ज्यादा भयावह हो गई है। अपने घर में भी अगर अभी गांव में भी संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आप समझ रहे हैं कि जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें हमें जरूरत है नहीं मिल पा रही, तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे, ताकि लोगों से दूरी बनाकर रहें। एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अभी शादी विवाह का अवसर है, तो प्रयास करें बारात न जाए, ज्यादा जरूरी हो तो जाएं। ये नहीं इस महामारी को मजाक में न लें। और विश्वास है कि मई के लास्ट तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे। धन्यवाद।